युवा देश, युवाओं के मुद्दे क्या है, युवाओं की मूल समस्याएं क्या है, उसका हल। युवाओं से बात करेंगे आज अपना पंच शो में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा उद्यमी शुभम पांडे। शुभम जी, अपना पंच शो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ हैं प्रसून मिश्रा जी। आप भी युवा उद्यमी हैं, काफी कम उम्र में आपने बेहतर कार्य किए हैं, एक उदाहरण बनाया है आपने क्षेत्र में। प्रसून जी, स्वागत है आपका अपना पंच शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुरुआत करते हैं शुभम जी के साथ। शुभम जी, युवाओं के जो मामले हैं, युवाओं के मुख्य मुद्दे शिक्षा, रोजगार रहे हैं हमेशा से। तो आप विंध्य क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार के कैसे अवसर देखते हैं? अगर बात करें शिक्षा और रोजगार की, तो विंध्य क्षेत्र कभी एक समय रहा होगा जब इन सब चीज़ों में लोग कहते रहे कि पिछड़ा रहा। लेकिन आज एज अ यूथ मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ने की लालसा रखता है तो उसके पास यहाँ एक से बढ़कर एक अवसर उपलब्ध हैं। जैसे कि अगर प्राथमिक से बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय यहाँ पर हैं जहाँ से एक कम पैसे कमाने वाले का बच्चा भी पढ़ सकता है। सरकारी स्कूलों का स्तर भी काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है सीएम राइज जैसे स्कूल आने के बाद। इसके अलावा बात करें कि बहुत सारी ऐसी प्राइवेट संस्थान भी हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। कॉलेज के लेवल पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे इसके ऐसे कॉलेजेस हमारे आसपास यहाँ विंध्य के क्षेत्र में, रीवा, सीधी, सतना, आसपास सभी इलाकों में ऐसे ओपन हो चुके हैं जहाँ से सभी युवा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो आईआईटी जैसी व्यवस्था नहीं हमारे अभी विंध्य क्षेत्र में उपस्थित है। इसका एक कारण ये भी है कि हम किसी भी क्षेत्र में पहले मूलभूत चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय जैसे भी विश्वविद्यालय यहाँ पे आ चुके हैं। शुभम जी ने अपनी बात रखी, शुभम जी के पास लौटेंगे, चलेंगे प्रसून जी के पास। प्रसून जी, आप युवा उद्यमी हैं, लगातार सक्रिय हैं, आपने देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा भी किया है। आप विंध्य क्षेत्र को कैसे देखते हैं शिक्षा और रोजगार के अवसर के परिप्रेक्ष्य में? बिल्कुल, जैसा कि शुभम पांडे जी ने कहा कि विंध्य क्षेत्र में भी हमारे सीएम राइज स्कूल, मुझे लगता है कि मैं अभी पिछले कई समय से इसका मैं एक वो भी कर रहा था, एनालिसिस भी कर रहा था। तो मुझे लगता है कि सीएम राइज स्कूल आने से जो रूरल एरिया है उनमें शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और हालांकि विंध्य की बात करें तो विंध्य में बहुत पहले से और अभी तो और तेजी हुई है। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट संस्थाएं बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। अभी माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का पांडे जी ने जिक्र किया, तो ये मुझे लगता है कि ये मील का पत्थर है हम लोगों के लिए, विंध्य के लोगों के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी कुछ समय पहले मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कैंपस में एक बार गया था। मैं आपको एक छोटी सी कहानी जोड़ता हूँ। तो मुझे वहां पे मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसा कि आपने कहा कि आपने बाहर के दौरे भी किए हैं, मुझे एक्चुअली में पसंद है कि मैं यहाँ पे रह के भी हिमाचल के व्यक्ति कैसे सोचते हैं, कश्मीर के लोग कैसे सोचते हैं और राजस्थान के लोग कैसे सोचते हैं, इन सबको समझने में हमें जो डाइवर्सिफिकेशन है, इसको समझने में हमें और ज्यादा एजुकेशन मिलती है। इससे हमें एक अच्छा माहौल मिलता है। माखनलाल चतुर्वेदी के कैंपस में मुझे अनेक लोग मिले, मुझे नई सोच का एक नया चेहरा देखने को मिला। और ये निश्चित तौर पे हमारे विंध्य के युवाओं के लिए शिक्षा में मील का पत्थर साबित होने वाला है। और रही बात रोजगार की, तो मुझे लगता है कि बीइंग एन ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर, मुझे लगता है कि ऑनलाइन तो आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं और कहीं पे बैठ के आप कहीं से ऑडियंस टारगेट करके, कहीं से सीपीसी बना के, कहीं से पैसे कमा सकते हैं। तो बात मेन आती है एजुकेशन में। एजुकेशन करेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम करेक्ट रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम सही रास्ते की तरफ काम करेंगे। मुझे लगता है कि अपार संभावनाएं हैं आने वाले समय में विंध्य में। और ना सिर्फ विंध्य में, बल्कि ऐसा कहें कि ऑनलाइन एजुकेशन लेके अब तो हम ऑनलाइन एजुकेशन भी ले सकते हैं।
तो हम्म इसमें मुझे लगता है कि जगह का कोई असर नहीं पड़ता है, हालांकि पड़ता तो है लेकिन इतना अब नहीं पड़ रहा है और आने वाले हम्म समय में और भी कम होने वाला है। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि हम कहीं भी बैठ के और 5G चला रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर सही यूज़ करें, तो हमारे लिए मील का पत्थर नो डाउट है। बिल्कुल, इसी बात पे मैं जोड़ कर के एक बात कहना चाहता हूँ अखंड जी, कि अभी कोविड का दौर आया था और सभी लोग ने वर्क फ्रॉम होम करना चालू कर दिया था और सारी शिक्षाएँ यहाँ घर बैठे क्लासरूम्स आयोजित होने लगे थे। हम्म इसमें थोड़ा असर तो पड़ता है, नो डाउट। लेकिन आज की डेट में जैसा कि प्रसून जी ने कहा, अगर ऑनलाइन हम बहुत सारी ऐसी अब टेक्निकलिटीज़ आ चुकी हैं, 3D वर्ल्ड तो है ही, अब धीरे-धीरे हम्म और भी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। सारी की सारी जो क्लासेस हैं, वो ऑनलाइन इतने सूटेबल तरीके से आ गई हैं और इसका जो महत्व है, दूरसंचार में 4G और 5G के लॉन्च होने से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम्म ऐसे बहुत कम देश हैं जहाँ पे 5G जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं और अब भारत भी उनमें से एक हो चुका है, जिसके हम्म कारण न सिर्फ शिक्षा बल्कि मेडिकल जैसे फ़ील्ड में भी इसका बहुत महत्व है। एक चीज़ मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि हम्म अगर हमारे विंद में शिक्षा का स्तर कमज़ोर होता, हम्म तो आप ये उठा करके देखिए कि हमारे विंद में अ, अगर हम इस चीज़ को एक पॉइंट मानते हैं तो, क्योंकि हम्म बच्चा स्कूल में जो पढ़ता है और अगर वो अच्छा पढ़ता रहता है, तो कॉलेज में भी अच्छी पढ़ाई करता है और आगे भी उसको अच्छी पढ़ाई वो करता रहता है। हम्म तो हमारे यहाँ से सीधी से जहाँ से प्रसून जी जुड़े हुए हैं और रीवा से हम 2 क्षेत्रों की बात करें और सतना के बारे में भी मैं बहुत कुछ जानता हूँ, शहडोल के बारे में। हम्म मैंने ये देखा है कि अक्सर जब भी एमपी टॉप 10 की लिस्ट निकलती है, हमारे इन 4-5 जिलों से जो हमारे विंध्य में हैं, वहाँ से हम्म हर साल कम से कम 4 बच्चे होते हैं टॉप 10 में। मध्य प्रदेश के 56 जिले एक तरफ हो जाते हैं और 56 जिलों को 55-54 जिलों को ऑक्यूपाई करते हुए 4 हम्म जो टॉप 10 के हैं, वो यहाँ से आ जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर है आगे, तो ये चीज़ आ रही है। एक चीज़ और होता है, अखंड हम्म जी, जब भी यहाँ पे बात आती है, कोई एक लिस्ट बनती है टॉप 10 की, तो उसमें थोड़ा-सा हल्ला होता है, शोर-शराबा होता है, अखबारों में बात आती है, इसलिए हमें हम्म पता चल जाता है, अच्छा, इन 10 में से 4 हमारे विंध्य के हैं। हम्म ठीक इसी तरह से जो भी यूपीएससी की एग्ज़ाम्स हों या पीएससी के एग्ज़ाम हों, हम्म उनमें कुछ स्तर पर थोड़ा बहुत न्यूज़ आती है, जिसके कारण हमें पता चलता है। अभी चुरहट के ही अंबिकेश सिंह जी हैं, जिन्होंने हम्म एमपीपीएससी में तीसरा रैंक प्राप्त किया है और अभी डिप्टी कलेक्टर बने हैं वो। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की और भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में विंध्य बहुत आगे रहा है और बहुत अच्छे-अच्छे पैकेजेस पे लोग काम कर रहे हैं। आज ही मैं अपने एक मित्र से बात करके आया हूँ, 26 लाख रुपए के पैकेज में वो काम कर रहा है। उसने शिक्षा अपनी सारी यहाँ स्कूल से लेकर कॉलेज तक यहीं प्राप्त की है। मेरे कहने का मतलब ये है, कई बार क्या होता है कि उस चीज़ का शोर-शराबा नहीं होता है, सामान्य तरीके से वो बात पहुँच जाती है, इसलिए हम हम्म जान नहीं पाते हैं कि हमारे यहाँ भी शिक्षा का स्तर कितना अच्छा है। हम्म। शुभम जी ने अपनी बात बताई है, प्रसून जी ने भी अपनी बात रखी है। विंध्य के शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा के स्तर की बात हो रही है। निश्चित ही प्रतिभा की कमी नहीं है विंध्य में। विंध्य के लोग प्रतिभाशाली हैं और वो अपना नाम समय समय पर करते रहते हैं। लेकिन इस बीच यदि हम देखते हैं, जो आंकड़े बताते हैं कि गरीबी सबसे ज्यादा विंध्य में है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा विंध्य में है, मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों की अपेक्षा पलायन सबसे ज्यादा विंध्य में है। तो ये जो पलायन हो रहा है और जो बेरोजगारी है, ये जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि अवसर जो है वहाँ वो यहाँ कम है। उस पर क्या कहते हैं प्रसून जी आप? देखिए बिल्कुल सही बात है। अगर आप बोल रहे हैं, मैं भी आपने कहा आंकड़े हैं, मेरे पास अभी कोई आंकड़े तो नहीं है इस विषय में। हम्म लेकिन मैं अगर अपने सिर्फ़ अपने कुछ अपने छोटे से शहर में या अपने गाँव में जहाँ का मैं हूँ, तो मैं वहाँ पे भी अगर सर्वे करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि बहुत सारे लोग बिल्कुल नो डाउट बाहर की तरफ रोज़गार के लिए जा रहे हैं। इसका हम्म मुझे एक तो यहाँ पे एक, क्योंकि हर आदमी हर तरह का स्किल नहीं है उनके पास। वो पुरानी हम्म जनरेशन थी और हमने देखा है कि 2012-13 और 14-15 के आसपास, 12-13 के आसपास के बाद समय बहुत तेजी से बदला है, वर्ल्ड बदल गया है, पूरा जनरेशन एक बहुत चेंज हो गया है। अभी सारी चीजें बहुत तेजी से प्रोसेस हो रही हैं। ऐसी चीजों को पुराने एजुकेशन के लोग जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बिल्कुल हम्म सही। प्रमुख वजह मुझे लगती है ना? और मुझे लगता है कि इसके लिए हम प्रयास का क्या कर सकते हैं? तो क्यों ना मछली को हम पानी में तैराएँ और बंदर को कहें पेड़ में चढ़ो।
अगर हम मछली को कहेंगे कि पेड़ में चढ़ो और बंदर को पानी में तैरने को कहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति जिस स्किल में डेवलप्ड है, प्रसून जी अपनी बात रख रहे थे यहाँ पर। शुभम जी के पास चलेंगे। शुभम जी, जो ये आंकड़े हैं यदि देखें आप तो देश की जो बेरोजगारी है वो 8.1% है और विंध्य की बेरोजगारी 9.3% है। मतलब विंध्य की जो बेरोजगारी के स्तर है वो देश से भी ज्यादा निकल गया है। स्कूल में बात करें हम स्कूल शिक्षा की तो विंध्य क्षेत्र के 1747 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और 554 स्कूल हैं जो शून्य शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये बताती है कि शिक्षा के लिए जो जरूरी शिक्षक होने चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षक हैं, तो शिक्षक ही नहीं है। और एक तरफ युवा रोजगार के लिए बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अवसर यदि उत्पन्न हो तो रोजगार भी मिलेगा और शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। क्या कहते हैं इस पर आप? पहले तो मैं पिछली बात से आपके रिलेट करता हूँ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारे यहाँ पर लोगों का पलायन थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसका एक छोटा सा, मैं इसे किस नजरिए से देखता हूँ मैं ऐसे बताना चाहूंगा। जब मैंने 12वीं पास किया तो मुझे लगा कि कुछ समय के लिए मुझे बाहर जाना चाहिए। मैं अपनी क्षमता के हिसाब से निकटतम दिल्ली, मुंबई तक या बेंगलुरु तक नहीं जाना चाहता था, पर मैं चाहता था मेरे प्रदेश के एक हिस्से तक मैं जाऊं। मैं चला गया इंदौर। मेरे साथ में मैं अपने 4 दोस्तों को भी लेकर के गया। हम लोग वहां पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के बहाने गए थे। मैं सच इस बात को रख रहा हूँ। तैयारी करते करते पढ़ने में मन भी लगने लगा। हम लोग सच में भी पढ़ाई करते रहे, लेकिन मेरा उद्देश्य था यहाँ से थोड़े से दिनों के लिए, 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए, या कॉलेज का जो समय मिला है एक खिड़की की तरह मैं देख रहा था। क्योंकि मैंने स्कूलिंग एक ही जगह पर बंध के की थी, तो मुझे लगा कि अब जो युवा अवस्था है मेरी, वो चाहती थी शॉपिंग मॉल देखना, वो चाहती थी मेट्रो शहर को देखना, वो चाहती थी ऐसी नई नई जगह को, नई नई चीजों को जानने के बारे में जहां से मैं अपने आप को रिलेट कर सकूं। अब देखिएगा, ये जो उत्साह है ये सिर्फ मेरे अंदर, यानी रीवा और सीधी सतना शहडोल के उमरिया के बच्चे के अंदर नहीं होता। ये इंदौर, तो मैं चला गया इंदौर, लेकिन ये उत्साह इंदौर वाले बच्चे के अंदर भी होता है। इंदौर वाला बच्चा भी उठ करके वहां से दिल्ली जाता है, बेंगलोर जाता है, लेकिन बेंगलोर वाला बच्चा उठ करके रीवा नहीं आता है। इसलिए यहाँ का इलाका ऐसे शिफ्ट होता है, रोजगार के लिए भी, शिक्षा के लिए भी। किसी न किसी बहाने कोई अपने पेट पालने के लिए जाता है, और कोई इस बहाने जाता है कि मैं घूम लूंगा, कोई इस बहाने जाता है कि मैं अच्छी बेहतर शिक्षा ले लूंगा। देखिए, कोई भी आप दुनिया का कोई भी देश देख लीजिए, बहुत ज्यादा उन्नत हो, अगर जैसा कि मैं बात कर लेता हूं अमेरिका की, टेक्सास शहर की, बहुत उन्नत शहर है, फिर भी वहां के लोग लंदन जाते हैं घूमने के लिए। लंदन वाले हो सकता है कि टेक्सास बहुत कम मात्रा में जाते हैं घूमने के लिए। ये प्रतिस्पर्धा पूरे विश्व में आज नहीं, आदिकाल से चली आती रही है। इसीलिए तो वाराणसी को हमसे 250 किलोमीटर होने के बावजूद हम उस शहर को एक बार नहीं कई बार घूम करके आ चुके हैं। और आप भी निश्चित तौर पर वाराणसी कई बार, इलाहाबाद कई बार घूम के आ चुके हैं। तो इस तरह से हमारी सारे पलायन प्रभावित होते हैं, शिक्षा पे भी, स्वास्थ्य पे भी, रोजगार पे भी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी रीवा में जैसे मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, लेकिन इसके पहले तक जिन सरकारों ने यहाँ पर संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय आई, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा अस्पताल उपलब्ध नहीं था, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के लिए भी लोग बाहर तक चले जाते थे। इस तरह से कई दृष्टि में पलायन होता है। अब बात कर लेते हैं कि स्कूलों में आंकड़े देखिए। सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाती है, उन्हें कहा जाता है आप सरकारी स्कूल में जाइए, आपको वेतन किसी प्राइवेट शिक्षक से ज्यादा दिया जाता है। आप मुझे बताइए, किसी भी देश की संस्कृति उस देश के बारे में उसका परिचय कराती है। अगर देश की संस्कृति परिचय नहीं कराएगी तो फिर उसका परिचय शून्य हो जाएगा। तो अब मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ इस तरह अगर स्कूल खोली गई है, शिक्षकों की भर्ती कराई गई है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो पक्ष की हो विपक्ष की हो, तो वो डंडा लेकर के खड़ी रहे, कलेक्टर साहब को फोन जाता रहे कि आज फलाने शिक्षक उस विद्यालय में नहीं गया है, वहां ताला बंद है। मैं ये मानता हूं यहाँ पर लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई बच्चा जिसके पिताजी शिक्षक हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उस बच्चे को भी चाहिए कि वो अपने पिताजी को कहे कि पिताजी विद्यालय जाने का समय हो गया है, क्योंकि मेरी ही तरह जैसे आप मुझे पढ़ाना चाहते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो वहां पढ़ाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं इसी पर जोड़ करके एक बात आपसे ये बताना चाहता हूं कि जैसे मैं शिक्षा के लिए बाहर गया था कुछ चीजें सीखने के लिए, धीरे धीरे हमारे रीवा में भी
हमारे सीधी सतना में भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं अब। जैसे मैं आपको बता दूं, आज से कुछ समय पहले तक फैशन डिजाइनिंग पढ़ने के लिए आपको सिर्फ दिल्ली, बैंगलोर या मुंबई जैसे बड़े शहर शिफ्ट होने पड़ते थे। लेकिन हमारे रीवा में भी अब ऐसे फैशन के टेक्निकल इंस्टीट्यूट ओपन हो गए हैं। टेक्निकल की जितनी पढ़ाइयां हैं वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ओपन हो गए हैं। आईटी स्किल का 650 करोड़ से आईटी स्किल पार्क बन रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वहां पर 650 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इसलिए लगाया जा रहा है कि जब कल को हमारे यहाँ पर बहुत सारे औपनिवेशिक बाजार आए, बहुत सारे उद्यमी जब निवेश करें, फैक्ट्रीज जब ओपन हो, तो वो ये ना कह दें कि भाई यहाँ के लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है, वो इतने टेक्निकली एडवांस नहीं है, इसलिए हमको रोजगार बाहर के बच्चों को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फैक्ट्रीज भी लगने वाली है, उनको स्किल भी सिखाया जाएगा। मैं ध्यान इस पे खींचना चाहूंगा स्किल को लेकर के। आप जरा सोचने की बात करिए, कोई भी इस संसार में, चाणक्य की नीति कहती है कि अगर हम हमारे देश में राज्याश्रित नौकरियों के भरोसे रहेंगे, आज तब गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, तब उसको राज्याश्रित नौकरी कहा जाता था, जैसे कि सेनापति बन जाना या हमारे सिपाही बन जाना, बाजार व्यवस्था संभालना, इस तरह के गुप्तचर बन जाना, ये गवर्नमेंट जॉब थी तब के समय की, है ना। मशाल वगैरह जलाने वाला व्यक्ति हो या फिर राज्य में जो टैक्स वगैरह देखने वाला व्यक्ति था। लेकिन चाणक्य कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने उद्यम पर ध्यान देना होगा। यदि कोई व्यक्ति नौकरी की ओर भागेगा तो अकेला एक व्यक्ति नौकरी करेगा, यदि वो उद्यम की तरफ भागेगा तो अपने साथ में कम से कम गिरी हालत में 2 से 4 लोगों को, 10 लोगों को रोजगार देगा। जैसे मेरे रोजगार में या प्रसून जी का रोजगार, जहां तक मुझे पता है उनकी टीम में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। मैं इनडायरेक्ट रूप से एक रोजगार प्रोवाइड कराता हूं, मेरी टीम में कम से कम 20 से 30 लोग रोजगार पाते हैं इनडायरेक्ट तरीके से। मैं ये मानता हूं कि जब हम इस तरह के किसी क्षेत्र को देखते हैं, और मैं ये भी मानता हूं कि मेरे स्वरोजगार करने से मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं आता है, लेकिन इसमें एक फायदा जरूर है। जो भी पैसा आता है वो हम 20 से 30 साथी मिल करके, हमारी जो टीम है उनमें डिवाइड होता है और हम सब थोड़ा थोड़ा ग्रो अप करते हैं। इसके कारण होता यह है कि वो 30 परिवार पलता है। इसके कारण ये होता है कि वो 30 परिवार जब शॉपिंग करने जाता है तो हमारी जो ओवरऑल जीडीपी होती है उसकी ग्रोथ होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इस तरह के बहुत सारे रोजगार पर ध्यान दें तो इससे हमारे रोजगार के स्तर भी सुधर सकते हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि सिर्फ सरकार ही नहीं, जनता का जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। आप एक स्किल कर रहे हैं, आप एक न्यूज एंकर हैं, आपके ही स्टूडियो में एक एडिटर होंगे, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट होंगे, कितने सारे लोग एक स्किल के भरोसे अच्छी खासी रकम प्राप्त कर रहे होंगे। और जिनका ये रोजगार है विंद फर्स्ट, उनकी वजह से अगर उन्होंने कहीं नौकरी की होती, वो किसी चैनल में ऐसे कर रहे होते, तो शायद वो अकेले नौकरी कर रहे होते, लेकिन उनकी वजह से कम 10 लोगों को काम मिल रहा होगा। तो मैं इस चीज की भी प्रशंसा करता हूँ और ये चीज बहुत जरूरी है। शुभम जी ने अपनी बात रखी है और उस बात में उन्होंने स्वयं की जिम्मेदारी लेने की, स्वरोजगार की बात उठाई है यहाँ पर, कि हमें जहाँ पे गलती दिखती है, जहाँ गड़बड़ी होती है, तो घर से सुधार हो सकता है। घर के लोग भी टोकें, समाज के लोग भी टोकें, एक मिलीजुली जिम्मेदारी के तहत हम स्थिति को सुधार सकते हैं। जहां सरकार का दायित्व होगा वो सरकार निभाए, जहां हमारा दायित्व है वहां हम निभाएं। इसी प्रकार से यदि हमारे जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं उनकी कोई बात है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रसून जी के पास चलें, उसके पहले हम कुछ बातें और जोड़ेंगे जो शुभम जी ने बताई हैं। जैसा हॉस्पिटल की आपने बात बताई है, तो जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात चल रही है, एक ब्लॉक बना है, संजय गांधी हॉस्पिटल का ही पार्ट है, वो संजय गांधी हॉस्पिटल में ही शामिल है। और निश्चित ये संभागीय अस्पताल है और यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिल रही है। उसके बाद भी यदि पलायन की हम बात करेंगे, जो पलायन की बात हो रही थी, तो पलायन अभी भी हो रहा है। लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए बाहर जा रहे हैं और अन्य भी बहुत सारे कारण हैं पलायन के। जो पलायन हो रहा है उसमें ध्यान देना होगा। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, युवा उद्यमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसमें किसकी कहाँ भूमिका, किसकी कहाँ गलती है, इसमें हम चर्चा करते रहते हैं और इसमें आगे भी हम कार्यक्रम लेके आएंगे। आज हम जानना चाहेंगे कि आप लोग इस कम उम्र में यदि स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़े हैं, आप कुछ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो आपकी जो ये सोच है, आपकी जो एक प्रेरणा है, वो आपको कैसे मिली? प्रसून जी जिस बात करूंगा मैं कि प्रसून जी, आप भी नौकरी के लिए भटक सकते थे, लेकिन आपने कुछ ऐसा शुरू किया जिससे कि आपको स्वयं के लिए रोजगार हो जाए और आप कुछ लोगों को कार्य दे भी पाए। कहाँ से मिली आपको ये प्रेरणा? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आप भी नौकरी के लिए भटक सकते थे, ये शब्द अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि हर व्यक्ति ही भटक ही रहा है। और हर व्यक्ति के, जब जैसे कि शुभम जी ने कहा कि जब हम स्कूल से, कॉलेज से जैसे निकलते हैं पढ़ाई पूरी करके,
तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा होता है। ये हमारे समाज की कहीं ना कहीं कमी है। समाज हमारे ऊपर प्रेशर भी बनाता है कि आप नौकरी करेंगे तभी आप समाज में सफल अपना कहलाएंगे। सम्मान स्थापित कर सकते हैं, सफल कहलाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसा मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि मैंने ना कि सिर्फ मैं भटका हूं, मैंने जॉब किया भी है। मैं भोपाल में एक टेलीकॉम कंपनी में मैं जॉब स्टार्ट किया, क्योंकि स्टार्टिंग में हम कुछ भी करते हैं तो हर जगह हमारे लिए पैसे की जरूरत होती है। तो कुछ बेसिक फंड तो हमें चाहिए होता है कुछ भी स्टार्ट करने के लिए, कितना भी छोटा ही क्यों ना हम स्टार्ट करें। तो इसके लिए मैंने 2-3 महीने किया, 2-3-4 महीने जॉब किया स्टार्ट में, लगभग 2015 की बात है। तो उस समय सैलरी भी बहुत कम हुआ करती थी। तो मैंने देखा कि लाइफ में 1 से 30 तारीख तक हम डेली अपना समय दूसरे की ग्रोथ में डाल रहे हैं और काम वही कर रहे हैं जो हम उनके लिए कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। और कोई अगर हमसे, एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर कोई हमें पानी पिलाएगा तो हमसे कुआं खुदवाएगा। अगर कोई हमें फ्री में पानी पिलाता है तो हमसे कुआं खुदवाता है बदले में। तो कितनी अच्छी बात है कि हम दूसरे के लिए, वो हमें पानी पिला रहे हैं सैलरी के रूप में, हम उनके लिए कुआं खोद रहे हैं। तो क्यों ना हम थोड़ा सा संभलें, थोड़ा सा सोचें। और समाज से मैं डायरेक्टली पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा कुछ भी डिफरेंट करना चाहता है तो प्लीज उसके सपोर्टर बने, उसको डिमोटिवेट करने का काम ना करें, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट करें, एक्सपेरिमेंटल होने दे बच्चों को। तो जब बच्चा एक्सपेरिमेंटल होता है तो मुझे लगता है कि नए रास्ते खुलते हैं, उसको खुद से एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, जो काम मैं दूसरों के लिए कर रहा था मुझे महसूस होने लगा कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ और अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना सकता हूँ। तो वहीं से स्टार्ट हुआ था। फिर मेरे को जो चीजें, जैसे कुछ ऐसा होता है ना कि जब हम बिंद की बात करें तो जब हम सिरमौर चौराहे से चलते हैं और कॉलेज चौराहे तक पहुंचते हैं तब हमें लगता है कि यहाँ पे धीरे करना है, यहाँ पे तेज करना है बाइक को या कार को। तो इसी तरह जहाँ पे जिन चीजों की मुझे लर्निंग की जरूरत पड़ती गई मैं उनको अडॉप्ट करता गया, सीखता गया। और एक और बड़ी बात है कि अगर अपना कुछ करना हो या ऑफिस में कुछ करना हो, दूसरे के लिए जॉब करनी हो, तो सबसे बड़ा बड़ा फैक्टर है लर्निंग एटीट्यूड। अगर आप लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखेंगे लाइफ में तो आप उस ऑफिस के 10 लोगों के ग्रुप से भी थ्रो आउट कर दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो सिक्योरिटी तो मुझे लगता है कि अब नाम की रह गई है। जो लोग सोचते हैं कि इन जॉब में सिक्योरिटी है, लेकिन वो हमारा जीवन खींच रहा है अपनी तरफ। हमारा समय सबसे बड़ी कीमती चीज है, हमारा समय सक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें और हर बच्चे को एक्सपेरिमेंटल होने के साथ साथ अपने लिए कुछ करना। शुभम जी ने मैंने कितनी अच्छी बात कही कि हमें वी हैव टू प्रोड्यूसर ऑफ एम्प्लॉय नॉट कंजप्टर ऑफ एम्प्लॉय। हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए जब तक, तब तक हमें कमी रहेगी, हमें रोजगार की कमी रहेगी। हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, चाहे बिंद की बात करें या किन्हीं जगह की बात करें। तो अभी कितनी अच्छी बात कही शुभम जी ने कि हमें अपने यहाँ पे उन चीजों को डेवलप करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट के साधन नए स्थापित करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि ऑनलाइन एक कंपनी कोई खोलता है व्यक्ति, तो हमें स्किल अगर है तो हमें दिल्ली की कंपनी भी हमें हायर कर रही है। अभी एक बड़ा अच्छा नाम मुझे याद आ रहा है, चाय सुट्टा बार के फाउंडर हैं अनुभव दुबे जी। मेरी कभी कभी उनसे बात होती है तो मैं उसको अपना बहुत प्रेरित महसूस करता हूँ। ऐसे रीवा से निकल के एक व्यक्ति 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर ईयरली आज उन्होंने खड़ा किया है। और ये चीज प्रूफ है कि आप रीवा से सरस्वती विद्यालय के वो स्टूडेंट रहे हैं। आप सोचिए, मुझे लगता है कि सरस्वती विद्यालय से निकल के व्यक्ति इंटरनेशनली छाया हुआ है और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हमेशा रहेंगी, समस्याएं प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। और मेरा यही है, अगर अब मैं आपकी प्रश्न का सीधा जवाब दूं कि एक्सपेरिमेंटल होना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल होके ही हम खुद के लिए नए दरवाजे खोल सकते हैं। मैंने भी वहीं से सीखा, दूसरों को मैंने कुछ किया नहीं, दूसरों के लिए मैं काम करता था। मुझे महसूस हुआ कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूं अधिक, मुझे मिल रहा है कम। बस इतनी सी वजह है। मुझे लगता है कि एक छोटी सी लाइन समझ में आ जाए तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है और ढेर सारे ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। हमें जरूरत सिर्फ एक स्किल को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की है बस। प्रसून जी ने अपनी बात बताई है कि कहाँ से
वो प्रेरित हुए, कौन सी बात थी वो जो उन्हें प्रभावित की और उन्होंने अपना कार्य शुरू किया है। और इस बीच जरूरी नहीं है कि सभी लोग अकेले होकर कार्य ही करें, इकट्ठा रहना होगा, कार्य करना होगा। और प्रसून जी ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप जहाँ कहीं लगे हैं वहाँ छोड़ के बिल्कुल आप हाँ, अपना सब कुछ शुरू कर दीजिए। ये तो ये चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि गलत कॉन्टेक्स्ट में बातें ले ली जाती है। ये हाँ, चीज बहुत सही आपने कहा कि उड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम उड़ जाओ। आप पहले कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड लेना है। ये नहीं कि अभी हमारे पास कुछ स्किल नहीं है, हमने जॉब छोड़ दी, अभी प्रॉब्लम में आ गए। फंड जमा करने के लिए मैंने भी जॉब की है, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि पहले आप अपना बेसिक दाल रोटी का व्यवस्था कर लो, फिर रिस्क लो। इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसा कि एक ये हुआ कि उड़ जाना चाहिए और एक ये होना चाहिए कि पहले व्यवस्था कर लेनी चाहिए। मैं दोनों ही बातों से सहमत हूँ, और इसके बीच का एक रास्ता मुझे ये पता चला है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था पिछले कुछ दिनों में, उसमें एक मोटिवेशनल स्पीकर वो इस बात को रखते हैं, प्रसून जी, अखंड जी, कि कोई भी चूहा जब अपना बिल बनाता है तो वो एक बिल नहीं बनाता, उसका रास्ता कम से कम 8-10 बनाता है वो, या कम से कम 3-4 रास्ता बनाता है। क्यों बनाता है? आना जाना तो उसका उतने में हो जाएगा। वो बनाता इसलिए है कि कल को जब सांप उस एक बिल के रास्ते से घुसे तो उसको निकलने के लिए दूसरी जगह होनी चाहिए। आज जैसा कि प्रसून जी ने कहा कि जॉब सिक्योरिटी बची नहीं है, न सरकारी जॉब में बची है, न प्राइवेट में बची हुई है। प्राइवेट में तो कब कंपनियां बंद हो जाती है पता नहीं, अब तो सरकारी में आपको काम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जमाना चला गया कि भाई आपकी ज्वाइनिंग हो गई और आप गए नहीं। आज तो दौर ऐसा है कि कोई भी वीडियो बना करके और आपको बता देगा कि आपकी क्षमता क्या है। आप अगर नहीं सही जगह पे आओगे तो आजकल तो कलेक्टर और एसपी के ऊपर भी गाज गिर जाती है। बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्री भी ऑनलाइन के जमाने में नप तुल जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि हम सब कुछ हैं। और किसी भी वो पार्टी का हो, उनको ये पता चल जाता है कि आज का सोशल मीडिया जो है ना, जैसे प्रजातंत्र में राजा और प्रजा का वोट बराबर है, राजा और मजदूर का वोट बराबर है, वैसे ही लगभग सारी चीजें बराबर होने को एक रास्ते देख रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने बिल के लिए कई सारे रास्ते बना लें, मतलब मेरा जो इनकम सोर्स है, अगर मैं एक जॉब कर रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस घर में एक स्त्री है, एक महिला है, हो सकती है उसकी बच्ची हो, बेटा हो, तो उसको कम से कम घर से ही कुछ ना कुछ व्यवसाय करने प्रारंभ करना चाहिए। मैं देख रहा था अमेजोन पे कंडा बिक रहा है। कंडा बिक रहा है कितने रुपए में? 350 रुपए में बिक रहा है। मैं 350 रुपए में ना बेच करके सिर्फ 5 रुपए मान लूं, तो बहुत सारी जो रीवा में, सीधी सतना में मल्टी बनी हुई है, उनको गोबर से कंडा बनाने के लिए कंडे की जरूरत पड़ती है, और वो इस विश्वसनीयता में नहीं रह पाती कि ये शहर की गाय का गोबर है कि किस चीज का गोबर है, उनको पता नहीं चल पाता है। तो अगर आप इस चीज को भी लोकल में कर सकते हैं तो इससे भी रोजगार हो जाता है। ऐसे जो महिलाओं ने सिलाई सेंटर खोल के रखा है, वह यूं ही नहीं खोल के रखा है, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, क्यों ना हम, हो सकता है हमारा कोई बिल पतला हो, किसी से कम पैसा आ रहा हो, किसी से ज्यादा हो, या हो सकता है कि कल को जिसको हम छोटा मान के कर रहे हैं वो कल को बड़ा हो जाए। तो हम अपने व्यवसाय को कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर यदि हो सकता है, अगर आपका इंस्टीट्यूट अलाउ कर रहा है कि साथ में आप कुछ और कर लो तो करिए, नहीं अलाउ कर रहा है तो आप अपने घर वालों को कहिए कि भाई मैं कमा रहा हूं। वो जमाना तो चला गया कि पुरुष कमाता था, स्त्री घर पे रहती थी। आज तो ऐसा भी है कि स्त्री कमाती है, पुरुष घर देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, दोनों में बुराई नहीं है। पर मैं ये चाहता हूं कोई भी कमाए, चाहे पुरुष कमाए चाहे स्त्री कमाए, घर में जो रह रहा है, जो घर की देखभाल कर रहा है, उसको भी थोड़ा थोड़ा कुछ सोचना चाहिए। नहीं हो सकता तो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, नहीं हो सकता तो चाइल्ड केयर कर सकते हैं, नहीं हो सकता तो घर से ही रुई बाती का उद्योग कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता तो पानी का उद्योग कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता अगरबत्ती मोमबत्ती। अगर बहुत ज्यादा पैसा इनमें लग रहा है तो आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं, आप इवेंट प्लानिंग कर सकते हैं, खाली टाइम पे इवेंट्स कर सकते हैं। बैलून डेकोरेशन का काम 1500 रुपए की मशीन से शुरू हो जाता है, लेकिन आप में सृजनात्मकता है, रोचकता है, तो आप कर सकते हैं। और अगर नहीं हो पाता है, एक कोई भी स्किल सीख लीजिए, जैसा कि प्रसून जी ने कहा, आप मानते होंगे इस चीज को, एक अच्छा किसी भी आप स्किल को एक्वायर कर ले। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं अखंड जी, इस चैनल के माध्यम से, जहां तक मेरी बात पहुंच रही है। बाल काटने वाला बहुत अच्छा व्यक्ति इस संसार में एक वर्ष में, हम इंडिया की बात करेंगे, जहां डॉलर की बात नहीं करूंगा, रुपए की बात करूंगा, कम से कम करोड़ों रुपए कमाता है। क्यों? अंबानी का भी बाल कोई काटता होगा, है ना? बहुत सारी ऐसी बालों की फ्रेंचाइजी है, शिल्पी प्लाजा और ऐसे अन्य जगह पे, रीवा में, समदड़िया वगैरह में, जहां पर लाखों रुपए आ जाते हैं बाल काटने के।
वो फ्रेंचाइजी किसकी होगी? वो क्या है? एक हुनर है कि आप बाल कितना अच्छा काट ले रहे हो। ये हुनर छीन लिया गया और एमबीए की पढ़ाई पकड़ा दी गई और कहा गया कि एमबीए की पढ़ाई करके नौकरी करो, जबकि एमबीए की पढ़ाई करके करना था बिजनेस, है ना? या वो क्या कर रहे हैं, जिनकी फैक्ट्री थी उनको बिजनेस कराने में मदद कर रहे हैं। स्किल की बात करूं मैं, जो बहुत अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, वो कम से कम महीने के 4 से 5 लाख रुपए कमा लेता है। ये कोई कम रकम नहीं। स्किल की बात करूं, 1 साल लगेगा वेब डेवलपमेंट और वेबसाइट वगैरह के बारे में सीखने के लिए, लोग करोड़ों रुपए कमा ले रहे हैं। स्किल की बात करूं तो प्रसून जी वेबसाइट के फाउंडर हैं, आर्टिकल लिखने वाले लोगों को इन्होंने हायर करके रखा हुआ है निश्चित तौर पर, उनको 40 से 50 हजार रुपए महीने की सैलरी देते हैं। स्किल की बात करूं तो मुझे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर की जरूरत पड़ती है, मैं एक एक रात का 10,000 रुपए देने को तैयार रहता हूं। आप अच्छी फोटोग्राफी अच्छी वीडियोग्राफी करिए तो सही, आप अच्छा कंटेंट लेकर के आइए तो आपके चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है। तो मैं मानता हूं कि अगर बहुत सारी चीजों में अगर आप स्वरोजगार नहीं कर पा रहे तो कोई एक स्किल सीख लीजिए। और पति पत्नी घर के बच्चे, मैं ये मानता हूं कि जिस तरह अमेरिका में व्यवस्था है, 18 साल के हुए उनको सौंप दिया जाता है कि जाइए अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कीजिए, थोड़ी उड़ने की कोशिश करिए, उड़ मत जाइए पर उड़ने की कोशिश तो करिए। तो मैं ये मानता हूं कि अगर हम इस तरह से सोचना चालू कर देंगे तो निश्चित तौर पर जब 4 लोग घर के बिजी हो जाएंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से बिजी हो जाएं, पर आपको लगेगा कि चलो पति कमा रहा था इतना, पति ने एक्स्ट्रा 10,000 रुपए महीने कमाना चालू कर दिया, कम से कम बात कर रहा हूं, तो वो ये बोलेगी कि जो 10,000 रुपए कमा रही है उसमें से मैं 1,000 रुपए काम वाली दाई के ऊपर खर्च कर लूंगी और काम वाली बाई लगा लेती हूँ मैं, चलो, ताकि मैं उस वक्त पे ये वाला काम कर लूं और मेरा काम वाली बाई कर ली। इससे क्या होगा अखंड जी? 1,000 रुपए का रोजगार उस काम वाली बाई को भी मिलेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति तो नौकर नौकरानी अफोर्ड कर नहीं सकता, लेकिन ये भी एक तरह से रोजगार है ना? तो इस तरह की चीजें होती हैं। और यदि पूरा घर सक्षम हो रहा है और किसी के पास कार आ गई है, तो अभी ज्यादातर लोग खुद ड्राइवर होते हैं। लेकिन अगर इस तरह से लोगों की अगर खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ गई है तो लोग समझदार हो जाते हैं। आजकल का रिक्शा वाला भी, वो जमाना चला गया जब नमक रोटी खाता था, वो सब्जी लेकर के जाता है प्रॉपर। तो इस तरह से कई तरह के रोजगार इससे सृजन किए जा सकते हैं। और अगर हम मल्टी एक बड़ी सोचे तो बहुत अच्छा। एक बड़ी अच्छी बात मैं जोड़ना चाहूंगा शुभम जी की बातों में कि रिक्शे वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले, चाय वाले, वो समय चला गया जी कि जब वो लोग मतलब उनको जिस भावना से देखा जाता था वो समय कब का गुजर गया। मैंने कहा ना कि भी कुछ समय में बहुत जी तेजी से समय चेंज हो गया है, लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, समय इतना तेजी से बदला है। रिक्शे वाला, ठेले वाला, सब्जी वाले के सामने एक व्यक्ति आता है और वो प्रोफेशनल कपड़े पहन के आता है और उसको बोलता है कि आप कितना कमा लेते हो, वो उससे दया भावना से पूछता है। लेकिन जब वो बताता है ऑटो वाला, वो जब बताता है ना, तो उस रिक्शा वाला, वो प्रोफेशनल जॉब करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं मन में तो जरूर सोचता है कि काश मैं भी यही कर रहा होता। कि उसके एक दिन की इनकम जितना वो कमा रहा होता है उतना वो अपने साथ में रखे अपने एम्प्लॉय को दे रहा है। वो व्यक्ति एम्प्लॉयर है, मतलब एम्प्लॉय नहीं है वो, और ये एम्प्लॉय है, तो इसका फर्क तो बना ही रहेगा। अच्छा, इस पे मैं एक चीज जैसे बताऊं, मैं अभी गया था चिरहुला मंदिर दर्शन करने के लिए दीपावली के 1-2 दिन पहले। मैंने ये चीज देखी, अगर हम ध्यान से देखें, जैसे कई बार ऐसे लोग विषय उठाते हैं कि मंदिर बनाने से क्या रोजगार मिल सकता है, तो मैं बहुत ध्यान से इस चीज को देख रहा था, क्योंकि एक युवा होने के नाते मुझे दोनों ही पक्ष सुनने होते हैं, जो ये बोल रहे हैं वो भी, ये भी, और मुझे दोनों के बीच में अपने ज्ञान के और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एनालिसिस करना होता है। ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, ना कि एक तरफ कहीं पे भी झुक जाना चाहिए। मैंने देखा कि जिस जगह से मैंने नारियल ली है, वो नारियल ली, इसके अलावा रेवड़ी ली, तो वो नारियल कहाँ से आई होगी? साउथ इंडिया से आई होगी। उसको लाने में एक ट्रक वाले को रोजगार मिला होगा, वहां तोड़ने वाले को रोजगार मिला होगा, नारियल वहां से बेचने वाले को रोजगार मिला होगा, थोक का जो काम कर रहा है उसको मिला होगा, जो यहाँ रीवा में लोकल ट्रैवल करके लाया होगा उसको मिला होगा, जो चिरहुला मंदिर में ला करके ठेले वाले ने रखा होगा, पटका होगा, उसको स्थान रखा होगा, उसको रोजगार मिला होगा, जो बेच रहा है उसको रोजगार मिल रहा है। ठीक यही प्रक्रिया जो चुनरी बेच रहा है वो उसको भी हुआ होगा, है ना? सिलने वाले से लेकर के लाने वाले तक हर व्यक्ति का। जो फल बिक रहे हैं, वो फल की दृष्टि से जितने फल बिक रहे हैं वो भी, जो लड्डू बेचे जा रहे थे वो भी रोजगार था, जो अगरबत्तियां थी, मैंने देखा धूप बत्ती में पैकेट में और अगरबत्ती में लिखा हुआ था किसी सीधी का एक प्रक्रम था, तो सीधी की अगरबत्तियां रीवा में आकर के बिक रही हैं। ये कितने बड़े रोजगार का साधन है।
मैंने देखा कि यदि मेरे पास स्कूटी नहीं होती तो जिन लोगों को रिक्शा वाला छोड़ने में आया है, एक दिन में 500-500 लोग, 700-700 लोग चिरहुला मंदिर, एक मंदिर दर्शन करने आते हैं। तो सोचिए कि 700 लोगों को वो रिक्शा वाला, या कुछ लोग मान लेते हैं कि 100 लोग ही रिक्शा से आ रहे हैं, तो उन 100 लोगों का रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा वहां पे नारियल छीलने वाले जो हैं उनको रोजगार मिल रहा है, जो सिंदूर, टिकुली, चूड़ी, बिंदी बेच रहे हैं उनको मिल रहा है, जो पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं वहां पर कुछ ना कुछ खाने के लिए बेच रहे हैं उनको मिल रहा है, पंडित जी को रोजगार मिल रहा है, और इसके अलावा कथा सुनाने वाले, वहां फोटोग्राफर बैठे हुए थे। मैं एक एग्जांपल में इतनी सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ अखंड जी, मैं अभी बताता जा रहा हूँ। जिन्होंने वो मंदिर की पुताई की होगी उनको मिला होगा, मंदिर में पीओपी करने वाले को मिला होगा, पुट्टी करने वाले को मिला होगा, टाइल्स बिछाने वाले को मिला होगा, ध्वज लगाने वाले को मिला होगा, स्टील का काम करने वाले को मिला होगा। इसके अलावा जो मंदिर में घंटी जब लगाई गई है तो घंटी कहाँ से बनी होगी और कहाँ तक आई होगी, इसके बीच में कितने लोगों को रोजगार मिला होगा। इसके अलावा जो रोज फूल माला चढ़ाई जा रही है उसके कारण पूरा का पूरा उद्योग चल रहा है, कितने लोगों को। ये एक मंदिर की जीडीपी, मैं ये मानता हूं कि एक मंदिर से तकरीबन हमारे रीवा के एक मंदिर से, चिरहुला जैसे मंदिर से तकरीबन साल भर में 1000 लोगों को रोजगार मिलता होगा या ज्यादा ही मिलता होगा, और तकरीबन 5 से 10 करोड़ रुपए का लेन देन होता होगा। ये मैं कोई बहुत कम आंकड़ा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा आंकड़ा नहीं बोल रहा हूँ, एकदम इतना ही आंकड़ा होगा अगर हम ध्यान से देखने लगे, क्योंकि पार्किंग शुल्क से लेकर के हर एक चीज, और जितने लोग वहां जाते हैं जब भूख लगती है तो वो भी कुछ खाते हैं, और अब आप खा करके आए हो तो आपने जो रास्ते में पेट्रोल डलाया है इससे भी देखिए, बुरा नहीं मानिए, हम कहीं ना कहीं जब हम पेट्रोल खरीद रहे हैं, मैं मानता हूं कि इससे विदेशी मुद्रा का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को रोजगार मिल रहा है, पेट्रोल पंप में बैठे हुए किसी व्यक्ति को। मतलब एक चीज से हम कितने रोजगार सृजित कर पा रहे हैं। इसी तरह हमारे रीवा में जो अभी इको पार्क बना हुआ है, मैं मानता हूं कुछ लोगों ने जैसे कि ये है कि अभी हम उसका शुल्क महंगा मान लेते हैं 100 रुपए, लेकिन जब वो करोड़ों रुपए की चीज बनाई जाती है तो हम एक बार सड़क भी जब बनती है ना तो हमको वहां भी टोल देना पड़ जाता है एक बार गुजरने का, तो वो वहां घूमने का शुल्क दिया जा रहा है, उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, उस रोजगार के कारण चीजें बनी रह जा पाएंगी। वरना कोई भी चीज बनती है और तुरंत बिगड़ जाएगी तो फिर वही हाल हो जाएगा कि देखिए सरकारी चीज बनी है बिगड़ गई है। तो ये बहुत सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं कि हम ये इको पार्क रोज घूमने की जगह तो है नहीं, 100 रुपए हम किसी टॉकीज में जाकर के खर्च कर देते हैं, ये ऐसी जगह है। अगर रोज घूमने के लिए बहुत सारे सरकारी पार्क बने हुए हैं, विवेकानंद पार्क बना है, सीधी में आपके बना हुआ है ना, लेकिन अगर हम किसी फन पार्क में जाते हैं तो हम बड़े शौक से, हम अगर अभी उत्तराखंड जाएंगे और किसी दूसरी जगह जाएंगे तो हम 500 रुपए दे आएंगे, लेकिन हमको यहाँ पर देने में दिक्कत होती है, हमें लगता है कि 100 रुपए हमारा क्यों खर्च हो रहा है, सरकारी निधि से बना हुआ है। इसका कारण ये है कि उसके रखरखाव के लिए और बहुत सारे रोजगार को देने के लिए, सृजन करने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। मेरा मानना यह है कि किसी चीज को एक बार बना देने से नहीं काम चलता है, उसका एक फ्री फ्लो रहना चाहिए, रोजगार लगातार सृजित होते रहना चाहिए। तो मेरा मानना है कि रोजगार ऐसे भी तो देखा जा सकता है। शुभम जी ने अपनी बात रखी है, बातें बहुत हैं, आप लोग युवा हैं, युवा उद्यमी हैं, युवाओं की बात भी कर रहे हैं, और हमारे कार्यक्रम में ऐसे सुझाव भी रहे हैं कि युवाओं से यदि चर्चा हो तो बेहतर रहेगा। तो उस सुझाव के तहत हमने ये आज चर्चा रखी और आप लोगों से बात करके अच्छा लग रहा है। हम एक विशेष कार्यक्रम और लेके आएंगे आप लोगों के साथ। आज हमारे कार्यक्रम में समाप्ति का वक्त हो रहा है। जैसा शुभम जी ने अभी इको पार्क की बात बताई है, बहुत सारी बातें बताई, इनमें हम विशेष कार्यक्रम लेके आएंगे, खासकर इको पार्क, तो रीवा का जो इको पार्क है बड़ा चर्चा है उसकी, उसको लेके आएंगे विशेष कार्यक्रम, उसमें भी बहुत सारे मुद्दे हैं और हम आज उन पहलुओं को अभी इसमें शामिल नहीं करना चाह रहे हैं, चर्चा भटक जाएगी। युवाओं की रोजगार और शिक्षा की बात चल रही है। आप लोग अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, और इसी प्रकार की सकारात्मक सोच यदि हमारे विंध्य के युवा लेकर चलें और अपने लिए रोजगार सृजित करें, क्षेत्र के विकास में सहयोगी बने। विंध्य में अवसरों की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, प्रकृति की देन की कमी नहीं है। जरूरत है संगठित होकर और जागरूक होकर कार्य करने की। जहां सरकार की भूमिका हो सरकार निभाए, जहां हमारी भूमिका हो हम निभाएं, और एक बहुत अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्षेत्र विकसित होगा। अपना पंच 100 में हमारे साथ शुभम जी जुड़े, आपका धन्यवाद। हमारे साथ प्रसून जी रहे, आपका धन्यवाद। बातें आपसे बहुत सारी करनी है, एक निश्चित ही विशेष कार्यक्रम हम लेके आएंगे। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखें, अपने सुझाव लिखें, अपने प्रश्न लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगला कार्यक्रम हम जब लेके आएंगे शुभम और प्रसून के साथ, तो निश्चित ही आपके वो जो प्रश्न होंगे, आपके जो सुझाव होंगे, आपकी जो बातें होंगी वो भी उसमें शामिल होंगी। आज के लिए अपना पंच 100 में बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।